Good morning, students. Today we will start our next chapter, and that is the 15th chapter, and its name is polymer. Okay, that chapter is related to the manufacturing of different types of polymer, just like plastic, rubber. Okay, these are the polymers which we are used in our daily life, just like toys, buckets, switch, CD, DVD, comb. These are the polymers. Okay. Now, when a number of monomer units reacts with each other, they form polymer. नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स आर रिएक्ट्स विद ईच अदर, दे फॉर्म पॉलीमर. किसी भी पॉलीमर का जब फॉर्मेशन होता है, तो जैसे अगर मैंने बात की, मेरे पास में एक इतना बड़ा पॉलीमर का टुकड़ा है ना, किसी रबर का टुकड़ा है मेरे पास इतना बड़ा, तो ये जो रबर का इतना बड़ा टुकड़ा है, मेरे पास किसी प्लास्टिक का इतना बड़ा एक टुकड़ा है, इसके अंदर सबसे छोटा जो पार्टिकल है या सबसे छोटी जो यूनिट है जिससे ये मिलके पूरा बना हुआ है, उसको हम कहते हैं मोनोमर यूनिट. द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर यूनिट. ठीक है, जिससे ये मिलकर बना हुआ है उसको हम कहेंगे मोनोमर यूनिट. जस्ट लाइक दिस वन, n number of monomer units are reacts with each other, they okay by a polymerization reaction they form polymer. जितने हम यहाँ n नंबर लेंगे उतने n नंबर यहाँ आ जाएंगे. सो दैट इज नॉन एज अ पॉलीमर. क्लियर. तो मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होती है आपस में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करती हैं, देन दे फॉर्म पॉलीमर. क्लियर. अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. धीरे धीरे आपको ये चैप्टर समझ में आने लग जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन का मतलब कि इनका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, उसकी उस बेसिस पर. पहला है इसके अंदर नेचुरल पॉलीमर. ओके, नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. प्लांट्स और एनिमल्स से हमको ही मिलते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज. दीज आर दी नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल रबर, लेटेक्स जिसको बोलते हैं. सो दीज आर दी नेचुरल पॉलीमर. ये हमें कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं. प्रोटीन पॉलीमर, ध्यान रखना, स्टार्च पॉलीमर है. ठीक है. अब आते हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर क्या लिखा हुआ है? सिंथेटिक पॉलीमर्स कंप्लीटली मैन मेड पॉलीमर होते हैं, वो है सिंथेटिक पॉलीमर्स. ठीक है. सॉरी, ये मैं आपको पहले थर्ड वाला बताता हूँ. थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर. सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब कंप्लीटली मैन मेड पॉलीमर. जैसे पॉलीथीन, हम जो पॉलीथीन कैरी बैग काम में लेते हैं, नाइलॉन आपने नाम सुना है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने नाम सुना है, टेफ्लॉन, ये सारे क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है. दीज आर दी सिंथेटिक पॉलीमर्स कंप्लीटली मैन मेड इन लैब. थर्ड नंबर पर आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. दिस वन, सेमी सिंथेटिक का मतलब इनका आधा भाग तो बना हुआ है मैन मेड और आधा इसका क्या आ रहा है? नेचुरल से आ रहा है. तो इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है. सेल्यूलोज एसीटेट, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है. ठीक है. इसमें सेल्यूलोज जो आ रहा है, ये आ रहा है नेचुरल से, और नाइट्रेट कहाँ से आ रहा है? मैन मेड से आ रहा है, सिंथेटिक है. तो ये आपके ऑन दी बेसिस ऑफ ऑरिजिन हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ऐसे 6 क्लासिफिकेशन है इसके अंदर. सेकंड आता है ऑन दी बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स. ठीक है. मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ए नंबर की मोनोमर यूनिट है, कोई भी पॉलीमर है उसमें ए एन बार आ रहा है, तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन रेशियो होती है, इसका मतलब ए क्या होगा? व्हेन ए इज अ मोनोमर यूनिट, तो एन नंबर ऑफ ए मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, दे फॉर्म ए एन. तो वो क्या बनाएंगे? ए एन बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे. ठीक है. तो रिएक्टेंट साइड जो होती है वो होती है मोनोमर यूनिट, और प्रोडक्ट साइड जो होती है वो होता है पॉलीमर. तो पॉलीमर के बेसिस पर पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है आपके होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोमर. यानी कि अगर पॉलीमर का फॉर्मेशन केवल एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर. ओके. पॉलीइथीन या पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीइथीन. जैसे अगर मैं पॉलीइथीन का फॉर्मेशन करता हूँ, तो पॉलीइथीन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये आपके क्या है? इथीन है, आप जानते हो अच्छी तरह. इसके n नंबर, कितने नंबर इसके? n नंबर. मोनोमर यूनिट इसकी एक ही है, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. दोनों आ रही है. ये सारे के सारे मिलके ये पूरी की पूरी जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n नंबर है, मिलियंस नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, आर रिएक्ट विद ईच अदर बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड दे फॉर्म पॉलीमर. तो इसमें केवल एक ही मोनोमर यूनिट आ रही है, इसको हमने क्या नेम दिया? होमोपॉलीमर. सेकंड आता है आपके कोपॉलीमर. व्हाट आर दी कोपॉलीमर्स? पॉलीमर्स फॉर्म बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स. जैसे नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 और 6 के बीच में कॉमा आ रहा है. ठीक है. ये क्या होता है? आगे आ जाएगा आपको. इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको बाय केमिकल रिएक्शन. तो कोपॉलीमर्स किसको कहेंगे? पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स. कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होंगी. कैसे होंगी? सपोज n नंबर ऑफ ए प्लस n नंबर ऑफ बी
ये दो मोनोमर यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट है, इन दोनों की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से पॉलीमर बन रहा है। तो मोनोमर यूनिट इसमें कितनी हो गई? दो हो गई। ए के एन नंबर, बी के भी एन नंबर हो गए। एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होंगी, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स, एंड इफ ओनली वन काइंड ऑफ, दे आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब जब पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन जो होगी उसके बेसिस पर इनका क्या फॉर्मेशन होगा? पहला है एडिशन पॉलीमर्स। फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमर। Polymers formed from direct addition of repeated monomer units possessing double और ट्रिपल बॉन्ड। पॉलीइथीन एंड पीवीसी इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर में क्या होगा? जितनी भी मोनोमर यूनिट्स हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, मे बी दे आर डिफरेंट, आर ओनली ऐड डायरेक्टली। ओके, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, एक के बाद एक ऐड होती जाएंगी अल्टरनेट क्रम में, अल्टरनेटली वो ऐड होते चली जाएंगी आगे से आगे आगे से आगे, तो उससे बन जाएगा जो पॉलीमर, उसको कहेंगे हम एडिशन पॉलीमर। ठीक है, अभी आपको ये पॉलीथीन और पीवीसी, अभी आप क्लासिफिकेशन केवल पढ़ो। ठीक है, आगे जब इनको हम इनकी रिएक्शन कराएंगे पीवीसी की और पॉलीथीन की, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा ये। फिर आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है? पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर देन टू monomer units by elimination of simple molecule like water, ammonia, HCl, alcohol, etc. क्या मतलब हुआ इसका? कि कंडेंसेशन पॉलीमर जब बनते हैं तो मोनोमर यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं, है ना, सपोज ए मोनोमर यूनिट, बी मोनोमर यूनिट, इन दोनों के आपस में कंबाइन होने से क्या होगा कि सपोज इसके ए के OH मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, बी के अंदर H मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इन दोनों के जुड़ने से, एडिशन होने से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, कंडेंस हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ कंडेंस हो सकती है आपस में? अब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल, HCl का मॉलिक्यूल, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो दो मोनोमर यूनिट्स के कंबाइन होने से इतने सारे मॉलिक्यूल में से कोई एक निकल जाएगा बाहर और फिर उस पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, तो दैट इज़ नॉन एज कंडेंसेशन पॉलीमर। जबकि ऊपर क्या हो रहा था? कोई चीज़ बाहर नहीं निकल रही थी एडिशन पॉलीमर के अंदर, केवल मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ रही थी। ठीक है, तो वो तो होता है एडिशन पॉलीमर, और ये होगा कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं देखो आप। एक तो है नाइलॉन 66, टेरिलीन जो फाइबर्स बनते हैं इससे, बेकेलाइट जिससे स्विच बनते हैं, कुकर के हैंडल बनते हैं, प्रेशर कुकर के हैंडल बनते हैं। तो ये क्या है? नाइलॉन 66, टेरिलीन, बेकेलाइट, दीज आर दी पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, अब आता है आपके थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है। दीज पॉलीमर्स हैव लीनियर स्ट्रक्चर एंड दे हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। ठीक है, लीनियर पॉलीमर है। कैसे बनती है इनकी? ये देखो, ये लाइन बनी हुई है, केवल इनके फाइबर्स होते हैं लंबे लंबे, बस ये देखो, ये फाइबर्स ऐसे इनके फाइबर्स होते हैं, एंड दीज फाइबर्स आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, दैट आर नोन एज लीनियर पॉलीमर। नाइलॉन इसके अंदर आता है, पॉलीथीन इसके अंदर आती है, पॉलीस्टर्स इसके अंदर आते हैं। देखो, इस चैप्टर में आपको मेनली क्या करना है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो और उसके एग्जाम्पल आपको लर्न होने चाहिए। फिर आता है ब्रांच चेन पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इन दीज पॉलीमर्स लॉन्ग चेन हैव ब्रांच्ड ऑफ डिफरेंट लेंथ, दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, ऊपर जो हमारे ब्रांचिंग निकल रही थी ऐसे, ये जो हमने लीनियर पॉलीमर बनाए, इन लीनियर पॉलीमर्स में यहाँ क्या हो जाएगी, ब्रांच निकल जाएगी, इस तरीके से ब्रांचिंग होगी। तो यहाँ ब्रांचिंग होने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपके पास में CH3 CH3 है और इस CH पे नीचे एक ब्रांच निकल गई CH3, ठीक है, तो ये पूरी एक कार्बन की चेन है, इसमें ये नीचे ब्रांचिंग हो रही है, इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग होती है। ये देखिए आप यहाँ पर ये ब्रांचिंग होती है, तो इसको बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जाम्पल्स स्टार्च, ग्लाइकोजन, LDP की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी पॉलीइथीन। ओके, लो डेंसिटी पॉलीइथीन, इसको बोलते हैं LDP। एक और होता है HDP, ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपके आगे आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, अभी हम केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, फर्स्ट था लीनियर के बाद में सेकंड आया था आपके ब्रांच्ड, और थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स इन विच लॉन्ग पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क और स्ट्रक्चर। कैसे होती है, ये देखिए आप, ये इसकी स्ट्रक्चर है। लीनियर में ये था, ये तो थी लीनियर, फिर अगर इसमें ब्रांचिंग हो गई तो वो हो गई ब्रांच्ड। अब ये सारी ब्रांचेज जो ये आपस में जुड़ जाती हैं, है ना, इससे इस कंपाउंड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स में आते हैं बेकेलाइट, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स, बेकेलाइट वगैरह इसके अंदर आते हैं।
ठीक है, ये देखिए बेकेलेट लिखा हुआ है, बेकेलेट लिखा हुआ है, मेलेमाइन लिखा हुआ है। इनसे क्या बनते हैं? यूज्ड टू फॉर्म टीवी कैबिनेट्स, सीडी, डीवीडी, रेडियो कैबिनेट्स, वो इनसे बनते हैं बेकेलेट से। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ पॉलीमर टूवर्ड्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर चेंज किया जाए, टेम्परेचर के बेसिस पर पॉलीमर्स का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? पहला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, दो है इसके अंदर, देखो, एक आएगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दूसरा आएगा थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। फर्स्ट का मीनिंग क्या है थर्मोसेटिंग का, थर्मोप्लास्टिक का? दीज आर दी लीनियर और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे टॉज लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब क्या है? ऐसे प्लास्टिक या ऐसे पॉलीमर जिनको हीट करके वापस रीमोल्ड कर सकते हैं अपन, नई शेप दे सकते हैं उनको, दैट आर कंसिडर्ड एज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्लियर? इसमें कौन कौन आते हैं? देखो, एक आता है पॉलीइथीन टेरिलीन, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाम से पता पड़ रहा है कि एक बार अगर आपने इनको कोई सेट कर दिया, जैसी शेप दे दी, अब आप उसको दूसरी रीमोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप उसको हीट करके रीमोल्ड करने की कोशिश भी करोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा। पॉलीमर्स विच आर क्रॉस लिंक्ड विद ईच अदर एंड ऑन हीटिंग दे परमानेंटली शेप्ड, दे गेट परमानेंटली शेप्ड विच कैन नॉट बी चेंज अगेन बाय टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर देख के इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते हो आप। जैसे बेकेलाइट है, मेलेमाइन है ना, बेकेलाइट से स्विच वगैरह बनते हैं। अगर आपने स्विच को या आपकी जो वायर वगैरह होते हैं इनको आपने हीट किया, हीट करने के बाद क्या होगा? वो श्रिंक हो जाते हैं। वो ऐसा थोड़ी आपको मेल्ट करने के बाद आप उसको नई शेप दे सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो थर्मो सेटिंग का मतलब एक बार सेट कर दिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट थर्मोप्लास्टिक में आप उसको बार बार रिमोल्ड कर सकते हो। बेसिक ऑफ मॉलिकुलर फोर्स, ये आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, 6 क्लासिफिकेशन टोटल पॉलीमर्स के। पहला आता है इलास्टोमर्स। दीज आर दी रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब इनको हम खींच सकते हैं इलास्टोमर्स के अंदर। दी पॉलीमर चेंज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है, रबर इलास्टिक होता है ना, वैसे इसके अंदर आते हैं। पॉलीथीन भी इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये पॉलीमर्स के एग्जांपल है, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, इनसे कोई ना कोई प्लास्टिक बनता है। सेकंड है फाइबर्स। फाइबर्स में देखो क्या होता है? फाइबर्स आर थ्रेड लाइक फॉर्मिंग सॉलिड्स विच पजेज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स। फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर फोर्स होता है। पॉलिस्टर, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 से रोप्स बनती हैं। ठीक है, माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए जो रॉक्स बनती है वो नाइलॉन 66 से बनती है, तो बहुत मजबूत होनी चाहिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होती हैं फाइबर्स। यहाँ आपके क्या हो गया है? ये चैप्टर, इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है, पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपके मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, mainly there are two methods of polymerization reaction. That means how can the polymers are formed by different methods, what are the mechanism behind the polymerization reaction. First one is addition polymerization reaction or second one is condensation polymerization. Okay, in addition polymerization is achieved by adding or catalyzed which provide some reactive species. ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन की जो स्टार्टिंग होती है वो किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है उसको रिएक्शन को स्टार्ट करता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। नाउ अगेन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, आयोनिक पॉलीमराइजेशन एडिशन रिएक्शन। Polymerization of vinyl derivatives can be done by ionic mechanism. विनाइल टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी जो मैकेनिज्म है वो आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन से पूरी होती है। देखिए, आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है कैटायोनिक पॉजिटिव वाले और सेकंड है एनायोनिक नेगेटिव वाले। ठीक है, तो कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। अब आपको मैकेनिज्म पढ़नी है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, वो देखिए आप। कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन, दीज रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय प्रोटोन H+, दैट मीन्स लुईस एसिड। 11th क्लास में था ना आपके लुईस एसिड और लुई बेस, तो लुईस एसिड और लुईस बेस के साथ या फिर किसी प्रोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ध्यान रखना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कैटायंस का फॉर्मेशन होगा बार बार। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर चेन इनिशिएशन स्टेप, दैट मीन्स चेन इज स्टार्ट नाउ। लुईस एसिड रिएक्ट्स विद को कैटलिस्ट टू फॉर्म प्रोटोन। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 इट इज एक्ट्स एज लुईस एसिड।
okay, and H2O is a co-catalyst here. When both are react with each other they form aluminium AlCl3OH minus, एक कंपाउंड ये बनता है और साथ में जो मेन कंपाउंड हमारे काम का है वो है ये H प्लस, दिस दैट वन इज़ अ प्रोटोन। ओके, ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। कैसे करेगा देखो आप, हमने एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ले लिया है विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड होता है। विनाइल वर्ड जो आपके आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वही डबल बॉन्डेड हो, उसको बोलते हैं विनाइल हेलाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक रिएक्टिंग स्पीसीज हमने यहाँ लिया है, मोनोमर यूनिट क्या ले लिया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ पर ये X ही है, ध्यान रखना, नॉट CX। अब इसकी रिएक्शन होती है प्रोटॉन से, जो H प्लस से, जो ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ बना था इस प्रोटॉन के अंदर, जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो इस CH वाले कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो H प्लस है ये CH2 पे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, इससे बनता है कार्बोकेटाइन CH पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही H प्लस इस CH2 पे अटैच होगा तो इसके जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो X के पास चले जाएंगे और उसके क्या होगा, CH के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गई चेन इनिशिएशन स्टेप, मतलब कि चेन स्टार्ट हो गई है। सेकंड स्टेप आती है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपोगेट का मतलब चेन अब लंबी होती जाएगी, प्रोपोगेट करती जाएगी, आपको कितना बड़ा पॉलीमर बनाना है उसके अकॉर्डिंग चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप आगे से आगे चलती रहती है। क्या होता है देखो आप, ये अभी आपने ऊपर बनाया था कार्बोकेटाइन, ये आपने कार्बोकेटाइन ऊपर बनाया, इस कार्बोकेटाइन की रिएक्शन फिर से आपने दूसरे मॉलिक्यूल से करा दी, CH2 डबल बॉन्ड CHX, मतलब कि विनाइल हैलाइड से दोबारा करा दी। ऐसे आपको बार बार करानी है इसकी रिएक्शन, जो कि हमको चेन को बड़ा करना है, लंबा करना है। इसलिए देखो ये रिएक्शन वापस से हुई और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कि कैटायोनिक पॉलीमरेशन रिएक्शन तो बार बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये दोनों अटैच हो गए, इन दोनों का अटैच होने से ये बना, हमने क्या किया, फिर से एक बार वापस कराई, ये हम ऊपर अभी हमने बनाया था, इसकी रिएक्शन हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल से करा दी। बार बार हम एक एक दो से कराएंगे, इससे अच्छा हम बहुत सारों से एक साथ करा दें। तो हमने N मॉलिक्यूल से कराते तो इससे एक पूरी चेन बन गई ये वाली, देखो यहाँ पे N आ रहा है बीच में, तो बीच में CH2 CHX की बार बार रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो इससे एक कंपाउंड बनता है ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, मतलब सॉरी चेन प्रोपोगेशन स्टेप है, आगे से आगे चेन बढ़ती जा रही है। हम चाहें कि इसको यहाँ नहीं रोकना है तो हम और लंबी कर सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट आता है इसका चेन टर्मिनेशन स्टेप। हाउ कैन वी टर्मिनेट दी चेन, मतलब किस तरीके से चेन को रोका जाए, किस तरीके से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को बंद किया जाए। तो इसमें क्या होता है, चेन इज टर्मिनेटेड बाय अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट स्टेप। जो ऊपर बना था ना फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम क्लोराइड की लुईस एसिड की और आपने वाटर की रिएक्शन कराई थी को कैटलिस्ट की, तो एक तो ये बना था और साथ में H प्लस बना था, तो H प्लस को आपने ऊपर यूज़ में ले लिया और साथ में हमारे पास में ये कंपाउंड बना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में लास्ट में जो कैटायोनिक पॉलीमर बनेगा ये वाला, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए, इसको बंद करने के लिए हमें किसी नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। जब हम एनायोनिक पढ़ेंगे तो हमें पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, वो आगे आएगा देखना आपके। तो ये आपने ऊपर लेके आए अभी आप, है ना, इसकी रिएक्शन आपने इससे करवा दी। जैसे ही इसकी रिएक्शन होती है इससे, तो ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप हो जाती है और इसमें एक भी कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन नहीं है, कोई कैटायन कोई भी नहीं है, और ये फिर से ये दो के अंदर बन जाता है, एक तो बन जाता है इसके अंदर AlCl3 के अंदर और इससे बन जाता है वाटर। ये हमको वापस मिल जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ में लिए थे, और चेन यहाँ रुक गई है, चेन यहाँ पर स्टॉप हो गई है। इस तरीके से ये होती है कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, आगे अपन कहीं भी जब हम पॉलीमर्स को पढ़ेंगे तो इसमें मैकेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, वो अभी पढ़नी है आपको केवल बस। फिर आती है एनायोनिक पॉलीमरेशन रिएक्शन, जिसमें हम एनायंस के बारे में बात करेंगे। एन एनायोनिक कैटलिस्ट विल जनरेटेड बाय अ कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। कार्ब एनायन का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट वन इज नोन एज कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगी चेन इनिशिएशन स्टेप, उनको स्टार्ट करना है। हियर बेस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड मोनोमर यूनिट कन्वर्टेड इनटू कार्ब एनायन। ये बेस हमको लेना है, जैसे हमने यहाँ बेस ले लिया B-। इसकी रिएक्शन किससे होगी, वही विनाइल हैलाइड से होगी। जब इसकी रिएक्शन विनाइल हैलाइड से होगी तो यहाँ पर नेगेटिव वाला बनेगा कंपाउंड, क्योंकि ये क्या है, एनायोनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, तो यहाँ नेगेटिव वाला बनेगा। ये जो B वाला पार्ट है इस पर ये अटैच होगा तो इसके लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, जिससे इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन फिर से हमको क्या करनी है, आगे बढ़ानी है। तो ये होगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप, चेन को आगे बढ़ाने वाली स्टेप, जिससे हमको कितना बड़ा पॉलीमर बनना है उसके अकॉर्डिंग ये आगे से आगे बढ़ती जाती है। इन दिस स्टेप कार्ब एनायन रिएक्ट्स विद अनदर मोनोमर यूनिट्स एंड द रिएक्शन गोज कंटिन्यूसली। जितनी लंबी करनी कर सकते हैं आप। ये आपने ऊपर बनाया था, देखो ये आपने ऊपर बनाया, इसकी रिएक्शन फिर से करा दी इसके साथ में, तो लास्ट वाले कार्बन जो है उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कंपाउंड अटैच हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने फिर से कराई इसकी रिएक्शन इसके साथ में, देखो तो ये वाला पूरा ग्रुप आ गया और साथ में ये वाला एक N मॉलिक्यूल ले लिया हमने, बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए एक साथ, तो लास्ट में इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, देखो आप। तो ये एक लंबी चेन बनती जा रही है, अब हमको इसको स्टॉप करना है। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप।
इन द चेन इज टर्मिनेटेड बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल। किससे चेन टर्मिनेट होगी? किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से चेन जो है वो रुक जाएगी। हमने ऊपर रोका था न्यूक्लियोफाइल से, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर इस जगह पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव से रुकेगी, और अगर यहाँ पर नेगेटिव है जैसा अभी यहाँ लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव से रुकेगी। ठीक है, तो हमने कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, जैसे H+ ले लिया, तो H+ क्या करेगा? इस चेन को टर्मिनेट कर देगा। ये पूरी हमने ऊपर से लेके आए थे, ये प्लस वाला इस माइनस पर अटैक करेगा और यहाँ CH2 आ जाएगा और चेन टर्मिनेट हो गई। मतलब जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बचते रहेंगे, चेन आगे से आगे बढ़ती रहेगी, हमें उनको स्टॉप कर देना है। ठीक है, मतलब कि हमको रिएक्शन के अंदर कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चेन नहीं दिखनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर कहीं भी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेन नहीं है, इसका मतलब चेन स्टॉप हो गई। ओके, दैट इज़ अ चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये तो था आपके कौन सा वाला? एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। अब आती है आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो अब देखते हैं अपन। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कोई भी मॉलिक्यूल निकलता है, मतलब कि कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर H2O, वाटर मॉलिक्यूल HCl, ये कंडेंस होकर बाहर निकल जाएंगे। इन दिस मैकेनिज्म 2 मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर एंड मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड HCl आर रिमूव्ड। वो एक रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिएस्टर और डाईएमाइड। जैसे हम डाईएमाइड या पॉलिएस्टर, जैसे हमने पॉलिएस्टर का फॉर्मेशन किया। देखो अब आपको ये समझ में आएगी कैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। एन मॉलिक्यूल ले लिए मैंने इस रिएक्टेंट के, एन मॉलिक्यूल ले लिए मैंने ROH के, मतलब कि ये तो एल्कोहल वाला पार्ट है और ये है कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट। इनके एन मॉलिक्यूल है, अल्टरनेटिवली इनके एन मॉलिक्यूल है। जैसे अगर एक नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, यहाँ पर फिर से ये आ जाएगा, चौथे नंबर पे वापस से ये आ जाएगा। अल्टरनेटिव जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हर बार इनसे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर इस वाले से तो OH निकल जाएगा। जैसे मान लो जब आपने यहाँ से H निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ से आपने OH निकाला और इसका H निकल गया। ठीक है, इधर से इसका OH और इस वाले का जो OH है वो यहाँ आ जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा CH2H। तो हर बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एक एंड से H, एक एंड से OH, एल्कोहल के एक एंड से H, एल्कोहल के एक एंड से OH रिमूव हो जाएगा। तो हर बार N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बचता है यहाँ पर, है ना। ये वाला ग्रुप ये रहा, R वाला ग्रुप ये रहा, इसमें CO ग्रुप बचा है वो ये रहा। अब देखो इसके अंदर क्या किया है इसने, यहाँ से OH निकाल दिया। वो अपनी इच्छा से अपन कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसने OH निकाला और इस H को निकाल दिया, तो यहाँ पे CW ग्रुप एज इट इज़ नीचे आ गया ये वाला। फिर ये R वाला ग्रुप नीचे आ गया, ये R वाला ग्रुप नीचे आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें क्या हुआ है, एक चेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये है आपके एक पॉलीमर डाईएमाइड्स, पॉलिएस्टर वाली। एक और देखो आप इसके अंदर एमाइड वाली, एमाइड वाले में क्या हुआ है, NH2RNH2 और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर है। अब इसमें एमाइन्स वाटर कैसे निकलेगा? देखो आप, यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से भी एक H निकलेगा, इसका OH निकल जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से एक H निकलेगा और नेक्स्ट NH2 में से एक H निकल जाएगा, तो इससे N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएंगे। अब बच्चा क्या क्या है वो देखो आप, यहाँ से एक H निकल गया तो इसका NH वाला पार्ट बच गया, ये R ग्रुप ये रहा, यहाँ से भी एक H निकल गया, इसका NH वाला पार्ट ये रहा, और यहाँ से OH निकल गया तो इसका CO वाला पार्ट ये रहा, ये R वाला पार्ट ये रहा, और यहाँ से CO वाला पार्ट ये रहा। तो हर बार OH वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब कोई भी मोनोमर यूनिट्स के कंबाइन होने से जब ये पॉलीमर बनेंगे तो उन पॉलीमर्स में कोई ना कोई ग्रुप एलिमिनेट होगा। दैट वन इज नॉन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, yes students, now our next topic is molecular mass of polymer after the polymerization reaction of addition polymerization condensation polymerization reaction. What are the molecular mass of polymer? देखो पॉलीमर अपने आप में बहुत मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अनदर नेम ऑफ पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये आप चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख देना, पॉलीमर्स के आगे ब्रैकेट में मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर? जस्ट लाइक द मॉलिकुलर मास ऑफ व्हाट कैन वी से वाटर, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इज़ 18। ठीक है, तो किसी भी पॉलीमर का मॉलिकुलर मास कितना होगा, है ना, क्योंकि पॉलीमर अपने आप में बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब वो कितने मोनोमर यूनिट से कंबाइन होकर बने, 10,000 10 लाख, कितने सारी मोनोमर यूनिट से कंबाइन होकर वो बने, उसके हिसाब से इनका मॉलिकुलर मास निकलेगा। ठीक है, तो इसके दो पैटर्न है मॉलिकुलर मास निकालने के, दो मेथड्स हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर्स आर रिएक्टेड टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, शेप और स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर, उनकी क्या शेप हो सकती है, लीनियर है या फाइबर शेप में है वो, या उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास कैन बी फाइंड आउट बाय 2 वेज या 2 फॉर्म से हम उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहला मेथड है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इसका बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना।
फर्स्ट इज नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास एंड दैट वन इज डिनोटेड बाय एम एन बार। एम एन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है, एम एन बार, ठीक है। एम कैपिटल एन स्मॉल, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो आप इसको। इन अ सैंपल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एन। किसी भी पॉलीमर के सैंपल में कितने मॉलिक्यूल हैं, एन मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूलर वेट आर N1 का मॉलिकुलर वेट कितना है, M1 है। N2 का मॉलिकुलर वेट कितना है, M2 है। जैसे N1 और N2 क्या है एक्चुअल में, मोनोमर यूनिट्स हैं। अब इन मोनोमर यूनिट्स का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है, M1 और M2 है। दो मोनोमर यूनिट ले लिए हमने, N1 N2, इनका M2 हो गया। तीन ले लोगे तो N3 का कितना हो जाएगा, M3 हो जाएगा। और Mi ले लोगे तो उसका हो जाएगा Mi। कैसे हमने निकाला इसको, देखो आप। देन द टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब NM1 प्लस N2M2 प्लस M3M3 प्लस Mi, ये आपने क्या निकाला, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल पॉलीमर्स के अंदर बन रहे हैं वो आपने निकाला। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, ये तो आपने मॉलिक्यूल्स निकाला। टोटल मास निकाला आपने, ओके, ये तो आपने निकाला टोटल मास। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 N3 N4 N5 N5 N6 N7 N8 Ni, तो दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। ये तो n केवल n से निकल रहा है मॉलिक्यूल्स, और n को हम m1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो निकल रहा है उनका टोटल मास। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, देयरफॉर mn बार है ना इक्वल टू nm1 प्लस n2m2 प्लस n3m3 और ni अपॉन n1 n2 n3 n4 ni। जितने मॉलिक्यूल लेने उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। टोटल फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, फाइनल जो हमारे सामने फॉर्मूला आ रहा है वो ये वाला है। एम एन बार, आपको यही लर्न रखना है बस, एम एन बार इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई अपॉन समेशन ऑफ NI। जो टोटल मॉलिकुलर मास आएगा वो ऊपर आएगा और टोटल नंबर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना है इसका भी। फिर हम निकाल रहे हैं एवरेज वेट एवरेज मॉलिकुलर मास। ऊपर तो निकाला था हमने नंबर वाला, अब निकालेंगे वेट एवरेज मॉलिकुलर मास। इसको हम किसी डिनोट करेंगे MW बार से, ऊपर डिनोट किया था MW MN बार से। देखो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, MW बार इक्वल टू, ये आ रहा है इसका फॉर्मूला। इसमें आपको क्या करना है, ऊपर जो मल्टीप्लाई करना है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, नीचे भी आपको N1 और M1 को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ रहा है N1 M1 का स्क्वायर, N2 M2 का स्क्वायर, नीचे आ रहा है N1 M1 प्लस N2 M2। क्योंकि आपको यहाँ क्या, यहाँ पे आपको नंबर के साथ में वेट भी निकालना है, वेट एवरेज मोलिकुलर वेट निकालना है ना। तो उसमें आपको नीचे भी N को और M को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल रहा है वो ये वाला निकल रहा है इसके अंदर फाइनल, ठीक है। वो क्या आ रहा है, MW बार समेशन इक्वल टू समेशन ऑफ NI MI का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ NI MI। अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन, ये एक न्यूमेरिकल, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अ पॉलीमर्स सैंपल कंटेन द मॉलिकुलर वेट ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स इज 20,000। 20 मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट है 20,000 एक पॉलीमर के अंदर। 40 मॉलिक्यूल्स का है 30,000 और 20 मॉलिक्यूल्स का है 40,000। इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल से मिलके एक पॉलीमर बना हुआ है, ठीक है। तो हमको इसमें दोनों याद करने हैं, MN बार भी याद करना है, वो ज्ञात मतलब फाइंड आउट करना है, MN बार और MW बार दोनों हमको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। क्वेश्चन समझना एक बार आप। क्वेश्चन में ये है कि आपके पास में 3 मॉलिक्यूल्स हैं A B C, है ना। सपोज आपने A मान लिया 20 वाले, 20 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मॉलिकुलर वेट आ रहा है 20,000। फिर जो सेकंड नंबर पे B वाला, उसके 40 मॉलिक्यूल्स हैं, 40 मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। फिर अगेन ये 20 वाले, फिर 20 मॉलिक्यूल्स और थर्ड नंबर के जो मॉलिक्यूल्स है सी नंबर की जो मोनोमर यूनिट है उसके कितने हैं 40,000 इनका मॉलिकुलर वेट है। बस इससे इन तीनों की हेल्प से हमको उनका मॉलिकुलर MN बार और MW बार फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले आपके पास में MN बार का फॉर्मूला क्या था, ये MN बार का फॉर्मूला है। MN बार क्या है था, N1 M1 प्लस M2 M2 प्लस N3 M3। तो यहाँ पे 3 है, तो आपने पहले 20 लिया, 20 को आपने 20,000 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया, 40 को 30,000 से और 20 को 40, और नीचे आपने नंबर लिख दिए 20 प्लस 40 प्लस 20। नीचे आपने क्या निकाले, इनके नंबर लिख दिए। इस पूरे को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो आंसर आ रहा है MN बार का, वो आ रहा है 30,000। ये फाइनल आंसर है इसका MN बार के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमने नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट किया है। अब हम निकालते हैं वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट। उसका फॉर्मूला क्या था, N M1 का स्क्वायर प्लस N2 M2 का स्क्वायर, N3 M3 का स्क्वायर अपॉन N1 और N2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 देखो आप, ये आपने इसका फाइनल करना। 20
मल्टीप्लाइड बाय 20,000 का स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 का स्क्वायर, 20 इंटू 40,000 का स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास में 3 थे, उसको आपने नीचे लिख दिया यहाँ पर। इस तरीके से जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ रहा है ये वाला। तो NW जो बार आ रहा है उसका आंसर आ रहा है 31.666। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ दी मॉलिक्यूलर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी पॉलीमर। ओके।